तो कल हम लोग क्लासिफिकेशन देख रहे थे, आपको बताया था हम लोग पूरा प्लास्टिक्स को 3 में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है ये हीट के, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, उसके हिसाब से इनको हम लोग 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपको बताया था थर्मोप्लास्टिक्स और एक बताया था थर्मोसेटिंग्स, ठीक है। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, हमको केमिकल स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, उसके हिसाब से हम लोग इसको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिवाइड कर सकते हैं। और एक और क्या है कि इनका फिजिकल और केमिकल मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हो सकते हैं। तो इनका जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, इनका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होगा, उसके हिसाब से हम लोग प्लास्टिक्स को 4 तरह में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होगा आपका रिजिड प्लास्टिक्स, सेमी रिजिड प्लास्टिक्स, सॉफ्ट प्लास्टिक और एलास्टोमर्स, ठीक है। उसके बाद हम एक एक के बारे में पढ़ रहे थे कल। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे थे बिहेवियर के हिसाब से, ठीक है। तो हीट करेंगे तो ये कैसे बिहेव कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्मोप्लास्टिक्स और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक समझाया था। तो थर्मोप्लास्टिक्स में क्या होता है कि ये जो थर्मोप्लास्टिक्स है, इनको जब हम लोग हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जब हम इनको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाएंगे। उसके बाद जब हम इनको कूल करेंगे तो फिर से क्या हो जाएंगे, हार्ड हो जाएंगे। तो बहुत आसान है ये। अगर आपको किसी भी शेप में बनाना है तो पहले इनको गर्म करो, मेल्ट हो जाएंगे। उसके बाद आप जिस शेप में चाहिए उस शेप का मोल्ड में डाल दो, उसके बाद ठंडा कर दो, वो हार्ड हो जाएगा। उसके बाद मोल्ड से निकाल के अपना यूज़ कर लो, ठीक है। क्योंकि ये गर्म करने से हार्ड, ठंडा करने से कूल होता है, ठीक है। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में हम लोग देखेंगे। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है, ये इसके जैसा कितने भी चार्ज चाहिए उतने बार हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में क्या होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक इसके जैसा इतना आसान से रीयूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। इनको सिर्फ एक ही बार बना सकते हैं, और वो कैसे बनेगा हम लोग सेकंड पॉइंट में देख रहे थे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में क्या है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में हमारा सेकंड पॉइंट क्या होगा कि इनको हम लोग आराम से रीमोल्डिंग कर सकते हैं। वो भी कितने बार चाहिए उतने बार हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको किसी भी शेप में बना सकते हैं, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक्स को। लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स में हम आएंगे तो इनको हम लोग सिर्फ एक ही बार किसी मोल्ड के शेप में बना सकते हैं। वो एक बार भी हम लोग कैसे बनाएंगे, पहले हम इसको क्या करेंगे, कुछ ऊपर प्रेशर लगाएंगे, ठीक है। इनके ऊपर कुछ प्रेशर लगाएंगे। प्रेशर लगाते हुए हम लोग इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। जैसे इनको प्रेशर लगाते हुए हम लोग हीट करेंगे, तब ये क्या होंगे, थोड़ा बहुत मेल्ट होगा जिस मोल्ड में चाहिए उस मोल्ड के शेप में। उसके बाद इनको कूल करेंगे, उसके बाद मोल्ड से निकालेंगे, बस सिर्फ एक ही बार होगा, ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स सिर्फ एक ही बार आप किसी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, और वो मोल्ड करना भी इतना आसान नहीं है। आपको जिस शेप में चाहिए उस मोल्ड को पूरा प्रेशर के साथ थर्मोप्लास्टिक ऊपर लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपको थर्मोप्लास्टिक को हीट करना पड़ेगा, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को, उसके बाद वो बनेगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम लोग थर्मोप्लास्टिक्स का एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हमारे पास क्या क्या एग्जाम्पल्स है। पहला एग्जाम्पल हमारे पास पॉलीथीन था, उसके बाद पॉलीप्रोपिलीन था, पॉलीस्टरीन था, उसके बाद पीवीसी था, उसके बाद पॉलीमाइड्स था, सेलुलोइड्स था, उसके बाद पॉलीकार्बोनेट था। तो हमारे पास इतने सारे क्लासिफिकेशन से, इतने सारे एग्जाम्पल्स है थर्मोप्लास्टिक का। थर्मोप्लास्टिक एक क्लासिफिकेशन का नाम है। इसके अंदर जो भी मटेरियल्स आएंगे वो क्या क्या मटेरियल्स आएंगे, पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीस्टीरीन और आपका पीवीसी, पॉलीमाइड, सेलुलोस, पॉलीकार्बोनेट, इतने सारे मटेरियल्स आएंगे थर्मोप्लास्टिक के नीचे, ठीक है। उसके बाद थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के नीचे क्या क्या मटेरियल्स आएंगे, पहले आएंगे फिनोलिक्स, अनसैचुरेटेड पॉलिस्टर्स, यूरियास, मेलामाइंस और यूरेटेन्स, ठीक है। ये सब क्या होंगे, आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अंदर आएंगे ये सारे मटेरियल्स, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग जा रहे थे सेकंड क्लासिफिकेशन में, और आज हम लोग यहाँ से पढ़ रहे थे। तो हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन क्या था, बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर। तो ये कैसे इनका स्ट्रक्चर बना है, तो उनके हिसाब से हम लोग प्लास्टिक को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। होमोजीनियस प्लास्टिक्स ये क्लासिफिकेशन है, और दूसरा है हेट्रोजीनियस प्लास्टिक्स, ठीक है। तो होमोजीनियस का प्लास्टिक्स में क्या होता है, आपको मैं बताया था प्लास्टिक्स में 2-3 पॉलीमर्स के बीच में क्या होगा, एक चेन रिएक्शन, चेन का लिंकिंग होगा, ठीक है। तो होमोजीनियस प्लास्टिक्स में क्या होगा, ठीक है, वो जो चेन होगा वो आपका कार्बन चेन होगा, ठीक है। पॉलीमर्स के बीच में जो चेन होगा वो चेन में सिर्फ कार्बन ही रहेगा, ठीक है। अगर उसमें सिर्फ कार्बन का एटम्स ही रहेंगे, चेन के जो चेन बनेगा आपका, एक पॉलीमर है दूसरा पॉलीमर है, दोनों के बीच में जो चेन है, तो इस चेन में आपका सिर्फ कार्बन ही रहेगा। तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस प्लास्टिक बोलते हैं।
क्योंकि कार्बन ही रहने की वजह से ये होमोजीनियस स्ट्रक्चर होता है। होमोजीनियस मतलब एक ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। लेकिन आप अगर हेट्रोजीनियस प्लास्टिक्स देखेंगे तो हेट्रोजीनियस प्लास्टिक्स में वो प्लास्टिक्स होता है जिसमें दो पॉलीमर्स के बीच में जो चेन होगा, ठीक है, जो चेन लिंकिंग होगा, उस चेन लिंकिंग में आपका कार्बन भी रहेगा, ऑक्सीजन भी रहेगा, नाइट्रोजन भी रहेगा और कुछ और एलिमेंट्स भी रहेंगे। मतलब यहाँ पे देखिए होमोजीनियस प्लास्टिक्स में आपका क्या हो रहा है कि चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही रहेगा। तो आप कहीं भी देखेंगे उस प्लास्टिक में, उस प्लास्टिक के अंदर जाके आप कहीं भी देखेंगे उसमें हर जगह आपको चेन में कार्बन ही मिलेगा। तो वो होमोजीनियस, हर जगह एक ही मिल रहा है, ठीक है। लेकिन हेट्रोजीनियस प्लास्टिक्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, अगर आप देखेंगे तो कुछ जगह चेन में आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कुछ जगह चेन में आपको कार्बन मिलेगा, कुछ जगह चेन में आपको नाइट्रोजन मिलेगा और कुछ और एलिमेंट्स भी मिलेंगे। मतलब हर जगह एक ही मटेरियल नहीं मिल रहा चेन में, बल्कि होते हर सब में पॉलीमर्स ही है। लेकिन होमोजीनियस में क्या है कि पॉलीमर्स के बीच में जो चेन लिंकिंग है उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन रहेगा। लेकिन हेट्रोजीनियस में कार्बन के साथ साथ कहीं कहीं ऑक्सीजन मिलेगा, कहीं कहीं नाइट्रोजन मिलेगा और कहीं कहीं कुछ और मटेरियल्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ठीक है, तो वो ये क्लासिफिकेशन बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं कि वो चेन में क्या मटेरियल रहेंगे। अगर हर एक चेन में सिर्फ और सिर्फ कार्बन है तो वो होमोजीनियस, अगर कार्बन के साथ साथ कोई और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कुछ और एलिमेंट्स है तो वो हेट्रोजीनियस, ठीक है। इससे अलावा कुछ है नहीं इसमें। तो हम लोग आगे वाला क्लासिफिकेशन में जाएंगे। तो इनका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वहाँ पे मैकेनिकल लिखा हूँ, यहाँ पे केमिकल लिखा हूँ, ठीक है। तो ये आप इसमें इतना समझिए कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज के हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, दो टाइप, बल्कि मैं आपको वहाँ पे 4 बताया था, लेकिन अभी आप 2 देखिए, बाकी तो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी इनको क्या कर सकते हैं, इनका प्रॉपर्टीज के हिसाब से हम लोग रिजिड प्लास्टिक्स और सेमी रिजिड प्लास्टिक्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजिड प्लास्टिक्स में क्या होता है, इन रिजिड प्लास्टिक्स में जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, अगर मेरे पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी मटेरियल है और इस मटेरियल का जो इलास्टिसिटी मॉड्यूलस है, इलास्टिक मॉड्यूलस है, ठीक है, इस मटेरियल का जो भी इलास्टिक मॉड्यूलस है अगर वो ज़्यादा है, मतलब ये मटेरियल हमारा क्या होगा कि हम अगर कोई स्ट्रेसिस मतलब कुछ फोर्स लगाएंगे उसके बाद रिलीज करेंगे तो ये फिर से अपना ओरिजिनल स्टेट में आराम से आ जाएंगे। उसी को मैं यहाँ पे अंग्रेजी में क्या लिखा था, रिटेन्स देयर शेप अंडर एक्सटीरियर स्ट्रेसेस। मतलब ये क्या होते हैं कि अगर किसी मटेरियल में आपका इलास्टिक मॉड्यूलस ज़्यादा है, मतलब वो मटेरियल क्या होगा, आप कितना भी प्रेशर लगाइए वो अपना शेप नहीं बदलेगा, ठीक है। ठीक है, रिजिड प्लास्टिक मतलब क्या होता है मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ, ठीक है, 1 मिनट। रिजिड प्लास्टिक मतलब क्या होते हैं, इनमें इलास्टिसिटी मॉडुलस बहुत ज़्यादा रहता है। अगर किसी मटेरियल में इलास्टिसिटी मॉडुलस बहुत ज़्यादा है तो इसके मतलब क्या होता है कि ये इनके ऊपर अगर आप कितना भी फोर्स लगाएंगे, स्ट्रेस और फोर्स दोनों एक ही मान सकते हैं, तो आप इन मटेरियल्स के ऊपर कितना भी आप स्ट्रेस लगाएंगे और नॉर्मल कंडीशन में या कोई, ठीक है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हुए भी इसके ऊपर स्ट्रेस लगाएंगे तब भी ये मटेरियल्स क्या होंगे, अपना जो शेप है उनको आप फिर से रीगेन कर लेंगे, वो अपना शेप को नहीं बदल पाएंगे, ठीक है। तो वो जो प्लास्टिक्स रहते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिड प्लास्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद सेमी रिजिड प्लास्टिक्स क्या होता है, ठीक है। सेमी रिजिड प्लास्टिक्स क्या होता है, ये वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनका इलास्टिसिटी मॉडुलस हाई नहीं रहता, कम रहता है। इनसे कंपेयर किया तो सेमी रिजिड प्लास्टिक्स का जो इलास्टिसिटी मॉडुलस है वो बहुत कम रहता है, ठीक है। जब इनका इलास्टिसिटी मॉडुलस कम रहता है तो ये क्या होंगे, आप थोड़ा प्रेशर लगाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एलोंगेशन मतलब लंबे खींच जाएंगे, ठीक है। तो मतलब ये अपना शेप को बना के नहीं रख पाएंगे, ठीक है। तो रिजिड प्लास्टिक्स क्या होते हैं, आप कितना भी प्रेशर लगाइए उसके बाद जैसे ही आप प्रेशर निकालेंगे वो अपना शेप में आराम से आ जाएंगे, मतलब वो अपना शेप को नहीं बदलने देंगे। लेकिन सेमी रिजिड प्लास्टिक्स क्या होते हैं, आप थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उसके बाद आप जैसे ही फोर्स निकालेंगे तो वो अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएंगे, वो अपना शेप को क्या हो जाएंगे,
आप खींचे 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 और ज़्यादा खींचने से वो क्या हो जाएगा, खिसक जाएगा, उसके बाद वो ऐसे ही रहेगा, वो अपना ओरिजिनल शेप में नहीं आएगा। ठीक है, तो उनको हम लोग सेमी रिजिड प्लास्टिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो एक होता है आपका रिजिड प्लास्टिक और दूसरा होता है आपका सेमी रिजिड प्लास्टिक, और दोनों को हम लोग उनका इलास्टिसिटी मॉडुलस के हिसाब से कंपेयर किए थे। इसका ज़्यादा है तो ये अपना शेप को नहीं जाने देगा, इसका कम है तो ये थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाने से ये अपना शेप को जाने देगा। ठीक है, उसके बाद कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद आउट भी है लेकिन वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि ठीक है तो तो राइट बता रहा हूँ आपको, जैसा स्टार्टिंग में पता है था। ठीक है, तो हमारा प्लास्टिक्स का क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो प्लास्टिक्स का क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं हम लोग वो देखना है। ठीक है, सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि एक्सीलेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मतलब ये मत सोचिए कि करंट को ट्रैवल करेगा। प्लास्टिक्स आपको पता है बहुत अच्छे इंसुलेटर्स है, तो इंसुलेटर भी एक इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ही है ना, जैसा आपका कंडक्टेंस एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है तो इंसुलेशन भी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। और आपको ये पता है कि आपका जो प्लास्टिक रहेगा, आपका जो भी प्लास्टिक रहेगा, ठीक है, आपका यहाँ पे जो भी प्लास्टिक रहेगा ये बहुत अच्छा इंसुलेटर जैसा काम करता है। तो एक और एडवांटेज हमारा प्लास्टिक का क्या है, ये हमारा वेट इसका बहुत कम है लेकिन ये थोड़ा स्ट्रांग भी रहता है। नॉर्मली हम जितने भी हमारे नॉर्मल मटेरियल्स होते हैं अगर वो लाइट वेट है तो उनका स्ट्रेंथ भी कम रहता है, लेकिन प्लास्टिक्स में एडवांटेज क्या है कि प्लास्टिक का वेट कम है लेकिन उनका स्ट्रेंथ उनका वेट से कंपेयर किया तो, ठीक है, स्ट्रेंथ वर्सेस वेट रेशियो देखेंगे S/W। ठीक है, स्ट्रेंथ वर्सेस वेट का रेशियो देखेंगे वो ज़्यादा होगा, मतलब कम वेट में ज़्यादा स्ट्रेंथ होंगे प्लास्टिक्स में। ठीक है, उसके बाद ये केमिकल रेसिस्टेंस, बहुत अच्छे केमिकल रेसिस्टेंस है। मतलब आप देख सकते हैं प्लास्टिक्स में क्या होता है, आप कोई भी केमिकल डालेंगे तो वो प्लास्टिक जल्दी उस केमिकल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब केमिकल्स के साथ वो केमिकल्स लगने की वजह से वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो लेकिन सब केमिकल्स के लिए नहीं, कुछ केमिकल्स के लिए तो केमिकल रेसिस्टेंस भी प्लास्टिक्स में थोड़ा बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद हम प्लास्टिक्स का कलरिंग बहुत आसान से कर सकते हैं। ठीक है, प्लास्टिक्स में हम कोई भी कलर मिला के हम प्लास्टिक को किसी भी कलर में बना सकते हैं। इसलिए आप देख सकते हैं कि आपका फोन्स में देखिए कुछ ब्लू आते हैं, कुछ ब्लैक आते हैं, कुछ रेड आते हैं, पिंक आते हैं। क्यों? क्योंकि सब फोन्स का जो बैक कवर होता है वो प्लास्टिक से बनता है और प्लास्टिक्स का हम लोग किसी भी कलर में आराम से बदल सकते हैं, तो इसलिए प्लास्टिक्स बहुत अच्छे से कलर चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, और एक और एडवांटेज क्या है कि आपको पता है आपका थर्मोप्लास्टिक्स जो रहते हैं, ठीक है, आपका जो भी थर्मोप्लास्टिक्स रहते हैं वो हम लोग आराम से उनको किसी भी शेप में बहुत इजीली बना सकते हैं। जस्ट गर्म करो, किसी मोल्ड में डालो, उसके बाद ठंडा करो तो वो उस मोल्ड के शेप में आ जाते हैं। ठीक है, तो हम प्लास्टिक्स को इजीली किसी भी शेप में हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोगों को मास में प्रोडक्शन करना है, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्लास्टिक को प्रोड्यूस करना है, तो प्लास्टिक्स को आराम से बहुत ह्यूज अमाउंट में, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में प्लास्टिक हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक हम लोगों को टॉक्सिक नहीं होता। टॉक्सिक मतलब ये जहरीला नहीं होता, मतलब हम लोगों को कोई नुकसान नहीं करता प्लास्टिक। ठीक है, तो ये सब क्या होता है, हमारा प्लास्टिक के कुछ एडवांटेजेस है। सबसे पहला एडवांटेज क्या है कि इसका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ये मत सोचिए कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज मतलब कंडक्टेंस अच्छा होगा, नहीं, इसका इंसुलेशन बहुत अच्छा है और इंसुलेशन भी एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसके बाद प्लास्टिक आपका वेट कम है और लेकिन स्ट्रांग है। ठीक है, वेट से कंपेयर किया तो। उसके बाद प्लास्टिक में बहुत अच्छा केमिकल रेसिस्टेंस होगा। उसके बाद आपका प्लास्टिक ईजिली हम लोग किसी भी कलर में बना सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक हमको वेरियस शेप में मिल जाएंगे। प्लास्टिक हम लोग इजीली मास, मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग इजीली प्लास्टिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं। उसके बाद प्लास्टिक हमारा नॉन टॉक्सिक है, मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं करता। ठीक है, और प्लास्टिक का अपना कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ठीक है, सब क्या होता है, अगर ज़्यादा हीट करेंगे तो आपको पता है प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे अगर मेरा हीटर जैसा कुछ रहेंगे, मान लो मैं इलेक्ट्रिकल का कोई हीटर बना रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिकल का मैं कोई हीटर बना रहा हूँ, तो हीटर में मेरा टेम्परेचर बहुत हाई जाएगा, मान लो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसमें हीट प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा एप्लीकेशन में हम लोग प्लास्टिक को ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या होता है इतना ज़्यादा हीट में प्लास्टिक पिघल जाएगा। ठीक है, तो प्लास्टिक हीट से बहुत जल्दी डिफॉर्म हो जाएगा, तो वो एक डिसएडवांटेज है हमारे लिए। ठीक है,
और एक और डिसएडवांटेज ये है कि आप देख सकते हैं प्लास्टिक का सरफेस बहुत स्मूथ रहता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर स्क्रैचेस हो जाएंगे बहुत इजीली। इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, स्क्रैचेस मतलब ऊपर रगड़ का आने से वो प्लास्टिक के ऊपर स्क्रैचेस हो जाएंगे, ठीक है। और इनका यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए, ये दूसरा पॉइंट और तीसरा पॉइंट में आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। बाप रे बाप, यहाँ तो सर बोले कि बहुत स्ट्रांग है, और फिर से यहाँ पे बोल रहा है कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ में पूर है। ये क्या बोल रहे हैं, एक बार बोलते हैं स्ट्रांग, एक बार बोलते हैं पूर, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे मैं क्या बोला हूँ, लाइट एंड स्ट्रांग, मतलब वहाँ पे मैं क्या बोला हूँ, उतना वेट के लिए कंपेयर किया तो वो स्ट्रांग है। लेकिन हम अगर इन प्लास्टिक्स को किसी मेटल्स के साथ कंपेयर करेंगे तो मेटल्स का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा उससे कंपेयर करेंगे, प्लास्टिक का जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होगा वो बहुत पूर होगा, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लास्टिक का पूर होगा, लेकिन वहाँ पे एडवांटेज में मैं क्या बताया हूँ, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो थोड़ा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि उनका वेट के हिसाब से देखेंगे। मान लो 100 ग्राम का आप स्टील लेंगे और 100 ग्राम का प्लास्टिक लेंगे, तो प्लास्टिक थोड़ा स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि वेट के हिसाब से देखेंगे। लेकिन अगर नॉर्मली हम प्लास्टिक को स्टील से कंपेयर करेंगे एरिया के हिसाब से, मान लो मैं कोई मशीन बनाया हूँ, ठीक है, मान लो मैं कोई मशीन बनाया हूँ और मेरा मशीन इतना बड़ा है, ठीक है, इतना बड़ा मशीन का पूरा केसिंग में प्लास्टिक से बना है, इतना ही बड़ा मशीन का मैं पूरा केसिंग आयरन का बनाया हूँ, तो तब आप अगर कंपेयर करेंगे तो तब प्लास्टिक का स्ट्रेंथ कम होगा आयरन से, ठीक है। लेकिन अगर वेट के हिसाब से कंपेयर करूंगा, मान लो इतना बड़ा मशीन का मैं प्लास्टिक से बनाया हूँ, मान लो इसका वेट है 1 kg, और इतना बड़ा मशीन का मैं आयरन से बनाया हूँ, इसका वेट क्या होगा, 2 kg होगा। तो अब देखिए 1 kg के हिसाब से इसका स्ट्रेंथ सही है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो दूसरा लाइन में बताया हूँ वो वेट के हिसाब से बताया, मतलब मान लो मैं 100 ग्राम का प्लास्टिक लिया हूँ और 100 ग्राम का आयरन लिया हूँ, तो 100 ग्राम के हिसाब से देखूंगा तब प्लास्टिक का स्ट्रेंथ ज़्यादा है। लेकिन वही मैं अगर प्लास्टिक को कोई प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ करूंगा और उस समय मैं अगर उसको किसी आयरन से या स्टील से कंपेयर करूंगा, तब भैया प्लास्टिक मैकेनिकल स्ट्रेंथ वेस्ट है। वेट के हिसाब से अच्छा है, वेट के हिसाब से अगर स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे तो आयरन से प्लास्टिक का स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगा, ठीक है। और प्लास्टिक से, ऐसा मैं आपको बताया था कि तो मैं 100 ग्राम का प्लास्टिक लिया हूँ, ठीक है, और 100 ग्राम का स्टील लिया हूँ, तो इतना वेट में ये प्लास्टिक स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्लास्टिक का एक डब्बा बनाया हूँ और उतना ही साइज़ का मैं स्टील का एक डिब्बा बनाया हूँ, तब मैं कंपेयर करूँगा तो ये स्टील का डिब्बा स्ट्रांग होगा, बल्कि इसका वेट ज़्यादा होगा। लेकिन साइज़ के हिसाब से देखूँगा, कितना साइज़ का, मान लो ये 20 बाई 20 सेंटीमीटर का डब्बा है, ये भी 20 बाई 20 सेंटीमीटर का डब्बा है। ये डिब्बा हमारा प्लास्टिक से बना और ये डिब्बा हमारा स्टील से बना, तो ये प्लास्टिक वाला डिब्बा जो है वो बहुत वीक होता है इससे डिब्बे से कंपेयर किया तो साइज़ के हिसाब से देखूंगा। अगर मैं 100 ग्राम का स्टील लिया हूँ और 100 ग्राम का प्लास्टिक लिया हूँ, वेट के हिसाब से देखूंगा तो प्लास्टिक की स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि 100 ग्राम में प्लास्टिक ज़्यादा आता है ना। एक्चुअली क्या होता है, अगर आप 100 ग्राम का प्लास्टिक लेंगे तो 100 ग्राम में प्लास्टिक का जो क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा, ठीक है, और 100 ग्राम में आपका स्टील का जो क्वांटिटी होगा वो बहुत कम क्वांटिटी होगा, ठीक है। स्टील आपको 100 ग्राम मतलब बहुत थोड़ा सा स्टील होगा, लेकिन 100 ग्राम में इसका जो प्लास्टिक का क्वांटिटी वो ज़्यादा रहता है, और ज़्यादा क्वांटिटी को अगर फोर्स लगाएंगे तो इसका जो स्ट्रेंथ होगा वो स्टील से थोड़ा ज़्यादा होगा, अगर वेट दोनों बराबर लेंगे, ठीक है। लेकिन मैं आपको वहाँ पे कंपैरिजन क्या बताया था कि इस वेट के हिसाब से देखूंगा तो स्टील का उतना स्ट्रेंथ बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एप्लीकेशन के हिसाब से देखूंगा, ये सेम डिब्बे है, 20 बाई 20 सेंटीमीटर का डिब्बा, 20 बाई 20 सेंटीमीटर का डिब्बा, इसके ऊपर फोर्स लगाया हूँ, ये प्लास्टिक से बना है, इसके ऊपर फोर्स लगाया हूँ, ये स्टील से बना है, तब आपका स्टील से कंपेयर किया तो प्लास्टिक का मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम रहेगा, एप्लीकेशन के हिसाब से कम रहेगा। यहाँ पे मैं जो बताया था, लाइट मतलब वेट कम है और स्ट्रांग मतलब उस वेट के हिसाब से वो स्ट्रांग है, लाइट वेट और स्ट्रांग, ठीक है। तो शुभम तुम ये पूछ रहे हो कि अगर मैं स्टील यहाँ पे प्लास्टिक का क्वांटिटी बढ़ा दूंगा तो फिर से वही होगा जो मैं यहाँ पे कहानी बताया हूँ, वही कहानी होगा फिर से। ओके सर, थैंक यू सर। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मैं डिब्बे को सब बताया था, यहाँ पे मेरा प्लास्टिक का जो वेट होगा वो मान लो 1 kg होगा, तो उतना ही डिब्बा बनाने के लिए स्टील जो जाएगा वो 2 kg या 3 kg का स्टील लगेगा, तो तब मेरा स्टील का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा।
तो अगर मैं वेस्ट का प्लास्टिक बता दिया हूँ तो देखिए आपको स्टील जितना स्ट्रेंथ लाने के लिए प्लास्टिक का अलग बहुत सारे लेयर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। मान लो अगर मैं स्टील का एक लेयर लिया हूँ तो इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊँ तो मेरा स्टील आराम से फोर्स को ले लेगा, और प्लास्टिक का मैं एक ही लेयर लिया हूँ तो प्लास्टिक नहीं दे पाएगा। वो प्लास्टिक को स्टील की जितना स्ट्रेंथ देना है तो इसका लेयर्स बढ़ाते जाओ, तब जाके ये स्टील की जितना स्ट्रेंथ दे पाए, ठीक है। ओके सर। उसके बाद मैं क्या बताया था कि मैं यहाँ पे आपको क्या बताया था कि सॉल्वेंट्स, मतलब कुछ ऐसी सॉल्वेंट्स में क्या होगा, आप वो आपका स्टील को प्लास्टिक को अटैक कर सकते हो और ख़राब कर सकते हो, ठीक है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज प्लास्टिक का ये है कि प्लास्टिक को डिस्पोज, मतलब प्लास्टिक को वेस्ट की जैसा फेंकना बहुत डिफ़िकल्ट है। क्यों डिफ़िकल्ट है? क्योंकि आपको पता है कि प्लास्टिक्स क्या होते हैं, एको फ्रेंडली नहीं होते। मतलब ये क्या होते हैं, अगर इनको आप कहीं फेंकेंगे और ये प्लास्टिक क्या होगा, समय के साथ अगर ये मिट्टी में मिल जाएगा तो वो मिट्टी को क्या करेगा, पोल्यूशन कर देगा, ठीक है। मिट्टी में वो क्या करेंगे, पोल्यूशन कर देंगे, ठीक है। तो प्लास्टिक को क्या करना है, प्लास्टिक को हम लोगों को बिना पोल्यूशन किए डिस्पोज करना थोड़ा मुश्किल है। और आप देख सकते हैं कि हर जगह प्लास्टिक को रिसाइकिल नहीं किया जा रहा है ना, क्योंकि जो लोग रिसाइकिल के लिए बेच रहे हैं वो रिसाइकिल हो रहे हैं, और जो आप लोग जो जाके इधर उधर फेंक देते हैं प्लास्टिक, वो रिसाइकिल नहीं होगा। वो क्या होगा, आपका मिट्टी में मिलेगा, मिट्टी को ख़राब करेगा। उसी मिट्टी के ऊपर जो घास आएगा वो आपका जानवर खाएंगे, और उसके बाद आप उसका दूध पिएंगे तो फिर से आप ही को नुकसान होगा। तो प्लास्टिक को डिस्पोज, मतलब प्लास्टिक को इजीली वेस्ट की जैसा फेंकना आसान नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज प्लास्टिक का यही है, हर एक प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता। इससे आपको माइक्रोन में दिखाते हैं कि 40 माइक्रोन से ज़्यादा है तो रिसाइकिल होता है, 40 माइक्रोन से नीचे है तो वो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता। तो प्लास्टिक, हर प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता, और जब रिसाइकिल नहीं होगा वो तो आपका मिट्टी में मिलेगा और मिट्टी को पोल्यूट करेगा। तो प्लास्टिक को डिस्पोज, मतलब कहीं उसको वेस्ट की जैसा फेंकना इतना आसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो पोल्यूशन करता है। तो ये आपका सर जी, प्लास्टिक जैसे जो पॉलीथीन होता है अगर उसे हम जला, हाँ हेलो हाँ सर जी, जो पॉलीथीन होता है अगर हम उसे जला दें तो जो ब्लैक ब्लैक पदार्थ होता है वो डिस्पोजल हो सकता है कि नहीं? प्लास्टिक को जलाने के बाद जी सर, जो ब्लैक पदार्थ निकलता है लास्ट में उसे वो डिस्पोजल है कि नहीं? बचती है थोड़ी सी। आप प्लास्टिक को जलाने से वो वैसे ही वो डिस्पोजल हो जाता है जलाने से, लेकिन जलाते समय उससे जो कार्बन निकलता है वो फिर से पोल्यूशन करता है, ठीक है। आपको बताया था अभी प्लास्टिक में कार्बन भी रहता है, चेंज में कार्बन रहता है। तो जब आप प्लास्टिक को जलाते हैं तो वो कार्बन जाके ऊपर आपका ओजोन लेयर जो रहता है उसको ख़राब करने लगता है, तो वो ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, वो होता है। प्लास्टिक को जलाने से भी नुकसान ही होता है। यस सर, इफेक्ट डालता है। हाँ, प्लास्टिक को जलाने से भी नुकसान रहता है और प्लास्टिक को ऐसे ही फेंकने से भी नुकसान है। ऐसे ही फेंकेंगे मिट्टी को ख़राब करेगा, और आप जलाएंगे तो वो आपका हवा को ख़राब करता है। तो प्लास्टिक को कितना हो सके उतना रिसाइकिल कर करके यूज़ करना ही बहुत बढ़िया चीज़ है। यस सर, जितना बार हो सके मिट्टी उतना में बार आपको फेंक प्लास्टिक देंगे। को रिसाइकिल करना होता है, ठीक है। जी सर, थैंक यू सर। तो भाई जी सर। हम क्या करेंगे, यहाँ बंद करेंगे क्योंकि आज पता नहीं कॉलेज में नेता आ रहा है जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका समझ में आ गया ना, डिसएडवांटेजेस देखे हैं, जी। उसके बाद रिजिड और सेमी रिजिड प्लास्टिक्स क्या जी होते हैं सर। देखे हैं, उसके बाद होमोजीनियस हेट्रोजीनियस प्लास्टिक्स क्या होते हैं वो देखे थे, ठीक है। क्या